नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली खबर के साथ। और पहली और सबसे बड़ी खबर यह है, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिर हमला कब होगा, किस वक्त होगा। तो आपको बताऊं, क्या अब की बार समंदर से वार होने वाला है? क्या समंदर से हमला होने वाला है? पाकिस्तान का डर, ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना ये वीडियो जारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना ये दिखा रही है कि वो भी तैयार है। दरअसल पाकिस्तानी सेना भारत की तैयारियों का इल्म उसे हो गया है, जिसके बाद सोचिए पाकिस्तानी सेना ने, बताया जा रहा है, अपना पुराना वीडियो भी साझा किया है कि हम तैयार हैं, तैयारी कर चुके हैं। ये वो तस्वीरें जिसमें पाकिस्तानी सेना आर्टिलरी चला रही है, बंदूकें चला रही है और टारगेट सेट कर रही है। दूसरी तरफ देखिए असली तैयारी भारत में हो रही है। ये देख रहे हैं बॉर्डर पर बीएसएफ के डीजी पहुंचे, दलजीत चौधरी। तस्वीरें आप देख रहे हैं बॉर्डर का निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि बॉर्डर पर क्या तैयारी है। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी होती है बॉर्डर्स की निगरानी की, इंडो पाक सीमा की निगरानी की, और उसकी समीक्षा करने के लिए बीएसएफ के डीजी पहुंचे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, असीम मुनीर का प्रोपेगेंडा तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहा है पाकिस्तान। असीम मुनीर देखिए टैंक पर खड़े हुए हैं। पहले खबर आई असीम मुनीर गायब हो गए, फिर खबर आई असीम मुनीर दरअसल छिप गए हैं बंकर में। अब असीम मुनीर अगर छिप गए और गायब हैं तो असीम मुनीर यहां बॉर्डर पर कैसे पहुंचे? बताया जा रहा है ये असीम मुनीर का पुराना वीडियो है। पाकिस्तानी सेना अब इन तस्वीरों को जारी कर रही कि जैसे असीम मुनीर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, टैंक पर खड़े हुए अपने सेना के जवानों से बात कर रहे हैं। यह प्रोपेगेंडा और अपनी तैयारी का बखान पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए जरा, भारत असल में ग्राउंड पर है। भारतीय बीएसएफ की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची है। ये जो आप सीमा देख रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इंडो पाक बॉर्डर की तस्वीरें। दूसरी तरफ जो आपको नजर आ रहा है, फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ भारत है, और यहीं पर बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ और इन सब से उलट शाहबाज शरीफ कहां है? मुनीर का तो प्रोपेगेंडा, आपने प्रोपेगेंडा देख लिया। शाहबाज शरीफ आज मिले हैं चीनी राजदूत से। अब उन्हें चीन का ही सहारा लग रहा है। इससे पहले एर्दोगन से मिल चुके हैं, आज मुलाकात हुई है चीनी राजदूत से। शाहबाज शरीफ बैठे हैं और चीनी राजदूत से बात कर रहे हैं। संभव है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन इस स्थिति में उनकी शायद कुछ मदद करे, तुर्की से हथियार आए, इस तरह की खबरें पिछले दिनों आई थी। लेकिन क्या चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहेगा, या चीन जानता है कि ऐसे वक्त में, जिस वक्त भारत गुस्से में है और कोई एक्शन लेना वाला है, उस वक्त चीन पीछे रहने की कोशिश करेगा? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, शाहबाज शरीफ की आज ही की तस्वीर है। एक तरफ आपको राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी नजर आ रहे हैं। शाहबाज शरीफ ने आज आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है। इस मीटिंग के मायने ये माने जा रहे हैं कि शाहबाज शरीफ लगातार क्या मुनीर के आगे पिछड़ते जा रहे हैं, या फिर शाहबाज शरीफ इस कोशिश में है कि उन्हें कोई बचा ले, उनका दामन कोई बचा ले। क्योंकि तैयारी यह है कि भारत हवा से हमला करेगा, भारत जमीन से हमला करेगा, लेकिन भारतीय नेवी की जो तैयारी है वो ये बता रही है क्या भारत समंदर से हमला करने वाला है इस बार।
सही समय है, सही समय है। क्या भारत समंदर से करेगा पाकिस्तान पर अटैक? क्या समंदर से पहलगाम का बदला लेगा हिंदुस्तान? जब से पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान को अटैक की टेंशन है। शहबाज और मुनीर अपनी सेना को लाहौर से कराची तक दौड़ा रहे हैं। अब भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तानी फौज ने सीमा पर तंबू गाड़ दिया है। लेकिन भारत में मोदी ने अपनी नौसेना को समंदर में उतार दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है, क्या इस बार भारत समंदर से पहलगाम का हिसाब पूरा करेगा? हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने युद्धपोत कहां लगा दिए, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब क्या वार समंदर से होने वाला है। या आप अरब सागर देख रहे हैं, वो भारत का नक्शा ही अरब सागर है। समंदर में युद्धपोत भारत ने उतार दिए, उसमें आईएनएस विक्रांत भी है। और यहां खड़ा करके अगर युद्धपोत वॉरशिप यहां खड़े तो सामने आपको पाकिस्तान दिख रहा है। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर रेंज में है देखिए, कराची, सिंध पूरा, बलूचिस्तान और पंजाब। यहां से आराम से पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान के ये 4 शहर नहीं, पूरा पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों के जद में होगा। पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा जवाब कहां से दे। अगर जमीन से तैयारी करता है भारत तो जमीन का विकल्प भी है, आसमान का विकल्प भी है और समंदर का भी है। पाकिस्तान को हर तरफ से भारत ने घेर लिया और यही वजह है कि यही तट पर ही ग्वादर पोर्ट भी है यहां पाकिस्तान का, ग्वादर बंदरगाह। मैं आपको बताऊं ग्वादर पोर्ट पर अब पाकिस्तान ने क्या तैयारी कर ली है। यह है पाकिस्तान ने वहां अपने जेट उतार दिए हैं ग्वादर पोर्ट पर। पाकिस्तानी जेट मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत ने युद्धपोत लगा दिए हैं तो हम भी अपनी तैयारी कर लें। देखिए जरा पाकिस्तान की प्रिपरेशन क्या है। यह पाकिस्तानी जेट जिसमें J-17 और J-10C है और समंदर में भारत का आईएनएस विक्रांत। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाक की घेराबंदी की। आईएनएस विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स है। 24 अप्रैल को नौसेना ने विध्वंसक आईएनएस सूरत का परीक्षण किया था और समंदर में दुश्मनों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। आईएनएस सूरत दुश्मन के रडार से खुद को बचाने में सक्षम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी ऐसा एक भी युद्धपोत नहीं है। आईएनएस विक्रांत के डर से पाकिस्तान ने 25 जेट उस ग्वादर बंदरगाह पर उतार दिए, ग्वादर पोर्ट पर। कराची एयरबेस पर 25 चीनी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। चंद मिनटों में रेस्क्यू मिशन पर ग्वादर पोर्ट तक पहुंच सकते हैं। ये भारत के रफाल के आगे ये J-10 कहीं नहीं टिकता है। चीन ने 2005 में इजरायली फाइटर की कॉपी कर इसे बनाया है, लेकिन भारत का जो युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, उसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा। उसी ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। ये है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आप देख रहे हैं इस पर फाइटर्स मौजूद होते हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा एक बार। ये पूरा फाइटर्स का बेड़ा है। इस तरह से फाइटर निकल कर आते हैं, रनवे पर आते हैं और यहां से टेक ऑफ करते हैं दुश्मन पर हमला करने के लिए, और दुश्मन पर अटैक करके वापस आईएनएस विक्रांत पर लौट आते हैं। अब मैं आपको बताऊं आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या है। इसकी खासियत से दुश्मन भी कांपते हैं, और खास तैयारी इस युद्धपोत में क्या है ये भी आपको बताऊंगा। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। नौसेना ने जंगी जहाज को अलर्ट पर रख दिया है। इस पर अरब सागर ने, भारतीय सेना ने ताकत का प्रदर्शन किया अरब सागर में। अगले 2 दिन तक नौसेना लक्ष्यों पर निशाने का अभ्यास करेगी।
आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल मिग-29 के फाइटर भी शामिल हैं। ये 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स और दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है और यहां से 70% व्यापार और 80% पेट्रोलियम आयात होता है। अगर आईएनएस विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का व्यापार बंद हो जाएगा, पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन भी आते। इसे ब्लॉक करने से पाकिस्तान में सब कुछ रुक जाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला कर ही नहीं सकती हैं। अब आपको आईएनएस विक्रांत की खासियत बताऊं कि यह बहुत पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने तैयार किया आईएनएस विक्रांत। तब इसका नाम हुआ करता था HM हरकुलिस। 1957 में भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा। 4 साल बाद आईएनएस विक्रांत नाम से सेना में इसे शामिल किया। 1965 और 71 में पाकिस्तान के लिए यह काल बना। दोनों युद्ध में पाक सेना के लिए मुसीबत बना। 1971 की जंग में पाक सैनिकों का नरसंहार किया। एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन समंदर में रह सकता है। और करगिल जंग के बाद विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव आया। 2022 में मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। समंदर में एक चलता फिरता पूरा शहर जैसा है और विक्रांत 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है। 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है यहां पर, और इसी से पाकिस्तान खौफजदा है। सुनिए, आज गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को जवाब दिया। पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो गृह मंत्री साफ कह रहे हैं कि जवाब जरूर दिया जाएगा और इस बात का एहसास सभी को है और हमसे ज्यादा पाकिस्तान को है। देखिए बॉर्डर की तस्वीर, भारतीय बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बॉर्डर के पास रहते हैं उन्हें लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए अपनी फसलें काट ली हैं जल्दी से इन्होंने। इन्हें लग रहा है बॉर्डर पर कुछ हो जाए उससे पहले फसल ना खराब हो जाए, इसलिए फसल काट ली गई, क्योंकि बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो सीमाई इलाकों में रहते हैं, बॉर्डर पर, सरहद पर रहते हैं जंग के दरमियान। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रक्स और टैंक्स का मूवमेंट बॉर्डर से पिछले कई दिनों से लगातार सामने आ रहा है। और ये जो तस्वीरें, ये तस्वीर लोगों की टेंशन बढ़ा रही, जो बॉर्डर पर रहते हैं कुछ होने वाला है। पाकिस्तानी सेना जो मूवमेंट दिखा रही है वो कहां कहां तैनाती हो रही है ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी सेना ने कहां अपने फाइटर लगा रखे हैं, ये पाकिस्तान का मैप आ गया। सबसे पहले देखिए नीचे आपको कराची नजर आ रहा है। कराची में पाकिस्तान ने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, यानी कोई हमला हो तो एयर डिफेंस सिस्टम बचा सके उस हमले से। यह ग्वादर पोर्ट जो मैंने आपको बताया, आईएनएस विक्रांत इसके ठीक सामने, और यहां पाकिस्तान ने फाइटर जेट भी यहां पे नजदीक में उतार रखे हैं, 25 फाइटर। ऊपर देखिए रावलपिंडी में यहां पर दरअसल एयर बेस है, तो नूर खान
एयरबेस यहां पर है रावलपिंडी में एक। इसके अलावा इसे मूव कीजिए आगे। आगे आप देख रहे हैं स्कार्दू में एक और पाकिस्तान का एयरबेस है। इसके साथ ही सियालकोट सेक्टर में रडार सिस्टम तैनात किया है पाकिस्तान ने। साथ ही मूव कीजिए इसे। अगला देख रहे हैं पंजाब में भी बाकायदा सेना तैनात की। अब कहां कहां सेना की तैनाती है? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा उसमें शामिल है। ये वो शहर है, रावलकोट शामिल है, जहां सेना की तैनाती की गई है। लाहौर में पाकिस्तान ने अपनी सेना तैनात की है। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तान में क्या कुछ कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह, जो कि शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है, और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती। कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी, और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। इंडिया का बड़ा लॉस होगा अगर इंडिया जो है वो ऐसी हरकत का जो है वो मुर्तकब होता है। पाकिस्तानी कौम में भी और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज में भी जो है वो जज्बा, तो अगर वो दूसरे साजो सामान और सोर्सेज में अगर हमसे वो 5 गुना बड़े हैं, तो इस जज्बे में तो हम उनसे 100 गुना ज़्यादा आगे हैं और उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान का डर क्यों है? क्योंकि भारत की तैयारी बड़ी है। ये आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की तस्वीर। प्रतीक शर्मा को कमान सौंप दी गई है एलओसी की और एलएसी की, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत पाक सीमा की कमान इनके पास और भारत और चीन सीमा की कमान इनके पास है। इनके बारे में आपको बताऊं, इनकी खासियत क्या है। इन्हें कमान सौंपी गई है, यानी पाकिस्तान जो एलओसी पर हरकत कर रहा है उस पर भी नजर और उस पर भी जवाब देंगे, और चीन कोई हरकत करेगा तो उस पर भी जवाब की जिम्मेदारी होगी। यह आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उत्तरी कमान में तेज तर्रार अफसर को नियुक्त कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा उधमपुर स्थित सेना के उत्तरी कमान के कमांडर इन चीफ होंगे। सेना के उत्तरी कमान को पाकिस्तान के साथ एलओसी पर चौकसी रखनी होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में नॉर्दर्न कमांड की बड़ी भूमिका होती है। चीन के साथ एलएसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नॉर्दर्न कमांड पर होती है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सेना की इन्फेंट्री अधिकारी हैं और प्रतीक शर्मा के पास 3 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक नॉर्दर्न कमांडर बनने से पहले डीजीएमओ पद पर थे, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। सेना मुख्यालय में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के महानिदेशक भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ऑपरेशन पवन में भाग ले चुके हैं, जो कि श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का एक मिशन था। ऑपरेशन रक्षक में अपने जौहर का लोहा मनवा चुके हैं, जो कि कश्मीर में आतंकवाद विरोधी एक अभियान था। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ऑपरेशन मेघदूत में भी शामिल थे, जो कि सियाचिन ग्लेशियर अभियान का एक हिस्सा था। ऑपरेशन पराक्रम में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। तो खासतौर पे जिसमें 2001 में समंदर पर हमले के बाद बॉर्डर पर संसद में हमले के बाद बॉर्डर पर तैनाती हुई थी 2001 में। अब बड़ी बात यह है कि बॉर्डर की चौकसी बढ़ाई जा चुकी है और पाकिस्तान सीमा के अंदर टेंशन बढ़ गई है। तो हमने आज लोगों से पूछा है कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं, इनका कैसे इलाज होना चाहिए, कैसे हिसाब होना चाहिए, वो सुनिए। भारत में चाहे जितने भी ये पाकिस्तान के अंदर कहीं बंकर में छुपे हों आतंकवादी, चाहे वो जाकर कहीं भी किसी खाई में छुप गए हों, इनको ढूंढ मारकर जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक इस देश के लोगों का खून खौलता रहेगा। मारना ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही साफ कर देना चाहिए। ना रहे बास और ना बजे बांसुरी। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के सर को नमन करके निवेदन करता हूँ। मेरे हिसाब से इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, प्रॉपर इन पे स्ट्राइक होना चाहिए। जो भी है इनको ढूंढ के मारना चाहिए। अच्छे रहेंगे तो ये इस तरीके का हरकत जो है ये हो रहा है और होते रहेगा। और ये पाकिस्तान जैसे दो देश है, ये सुधरने वाले हैं नहीं। वहाँ छुपे हुए एक आतंकवादियों को
ढूंढेंगे और उनको वहीं नस्ते नाबूद करेंगे। उनको शरण देने वाला देश पाकिस्तान वो भी सुन ले कान खोल के, ये भारत देश में है, मोदी का देश है। उनके आकाओं को भी और उन सबको सबक सिखाने का काम हमारे मोदी जी और हमारी भारतीय सेना करेगी। वो पूरा भरोसा है कि अपनी सरकार और अपनी जो सेना है ये इनको ढूंढ कर सबको पकड़ेगी और आगे से कभी ऐसी कोई भी वारदात कभी नहीं होगी। और ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उनको सजा मिलनी चाहिए और उनके साथ जो मिले हुए हैं, जिन आतंकवादियों को जिन लोगों ने साथ दिया है, उनको भी ढूंढ के मार देना चाहिए खुलेआम। पाकिस्तान में जो आतंक का गढ़ बना रखा है पाकिस्तानी सेना ने और वहाँ के जो मुखिया हैं आर्मी चीफ, लोगों को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं आतंक का खात्मा जरूरी है, लेकिन आतंकवादी को सुरक्षा दे दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है हाफिज सईद की। हाफिज सईद के लिए बताया जा रहा है खास सिक्योरिटी तैनात की गई है। शायद असीम मुनीर से ज्यादा सिक्योरिटी क्या हाफिज सईद को दे दी गई है। पाक को हाफिज सईद की मौत का डर सताने लगा है। भारत के गुस्से को देखते हुए पाक ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुओं की हत्या में उसके सहयोगी संगठन का हाथ है, टीआरएफ का। पाक को डर यह है कि भारत हाफिज के ठिकाने पर हमला कर सकता है, इसलिए पाक ने उसे आलीशान कोठी से निकालकर शिफ्ट कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद को भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट किया गया है। जहां हाफिज को रखा गया है उसके अगल बगल मस्जिद और मदरसा होने का दावा है। ऐसा इसलिए ताकि भारत अगर हमला करे तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल सके, खुद को पीड़ित बता सके भारतीय सेना का हमला करने में अगर आम लोगों को नुकसान हो। इसीलिए भीड़ वाले इलाके में हाफिज सईद को रखा है। ऐसे में पाक दुनिया को बता सकता है कि भारत नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान सरकार ने उसकी सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। खबर है कि हाफिज की सुरक्षा में एसएसजी कमांडो भी तैनात किए गए। हाफिज के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आला दर्जे के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जानकार बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरे किसी का इशारा पहचान लेते हैं और पूरे इलाके में नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। अभी तक हाफिज लाहौर में एक आलीशान बंगले में रह रहा था। हालांकि पाक सरकार यह कहती रही है कि वो जेल में बंद है। पाकिस्तान की अदालतों में उसके खिलाफ सजा सुनाई गई। पाक की अदालतों ने 46 साल की सजा सुनाई। हाफिज पर आतंकियों को फंडिंग का गुनाह है। कहने को वो पाक की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन कई बार पब्लिक के बीच देखा गया भाषण देता हुआ। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाकिस्तान के मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे जंग शुरू हो जाएगी तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब सोचिए डर, इंग्लैंड भाग जाएंगे और सोचिए पाकिस्तान के सारे नेता विदेश भागते। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असीम मुनीर, बिलावल भुट्टो सबने अपने परिवारों को भेज दिया। ये मंत्री भी यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अब दूसरी परेशानी ये है कि शहबाज शरीफ भी क्या भागने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला? ये कयास ऐसा ही नहीं लगाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है असीम मलिक। असीम मलिक को, ये है आईएसआई चीफ, इन्हें एक और जिम्मेदारी दे दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो भारत में अजीत डोभाल है। यानी आईएसआई चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। अब इनकी जो पदोन्नति हुई है इसने टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर में दिखाऊं आपको कि जैसे ही इनकी पदोन्नति हुई है एक और जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान में बड़ी खबर थी कि आसिम मलिक को एनएसए की जिम्मेदारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी जांच दे दिया गया। आमिर इलियास राना से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ और पहली दफा ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है, क्योंकि रूटीन में भी ये जो डीजी आईएसआई होते हैं वज़ीर आज़म की ईयर्स एंड आईज कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आइए आपको बताऊं असीम मलिक हैं कौन और उनके आते ही ये क्यों माना जा रहा है कि क्या शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी है? क्या असीम मुनीर शहबाज को सत्ता से हटा देंगे? रातों रात आईएसआई चीफ को पाक का एनएसए बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए बनाया गया। असीम मलिक अभी आईएसआई के प्रमुख हैं।
बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ से शाहबाज नाराज हैं। बिना शाहबाज की रजामंदी के असीम मलिक को एनएसए बनाया गया। असीम मलिक आर्मी चीफ मुनीर के करीबी माने जाते हैं और पाक में अब सेना और आईएसआई ही फैसला लेगी। पाकिस्तान सरकार में आर्मी का दखल शुरू से रहा है। सेना की सलाह से ही शाहबाज को फैसले लेने होंगे। शाहबाज अब अकेले कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सवाल है, क्या शाहबाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या शाहबाज के पास वक्त कम बचे? यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास तख्ता पलट से रंगा हुआ है और रचा हुआ है। देखिए जरा पाकिस्तान के तख्ता पलट 1958 में तख्ता पलट हुआ। इस्कंदर मिर्जा को अयूब खान ने हटाया। इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उसके बाद अयूब खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। साल 1977 में जुल्फिकार भुट्टो को जियाउल हक ने हटा दिया। उस वक्त जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और आर्मी चीफ जियाउल हक ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया। मुशर्रफ आर्मी चीफ हुआ करते थे उस दौरान और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो साल 2025 में क्या शाहबाज शरीफ को मुनीर भी उखाड़ फेंकेंगे? अब सवाल ये उठ रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। अपने ही नफरत के बयानिए के इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया है उसके अपने मुल्क में अपने मीडिया से कि करो। पार्लियामेंटेरियंस उधर के सियासतदान डंके की चोट पे कह रहे हैं सफाई हस्ती से मिटा दो पाकिस्तान को, ये हाल करो, खत्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल। सो ये एक जंगी जुनून जो है ये एक इंतहा को पहुंच गया। आई डोंट थिंक, अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर के बाकी जंग सी सूरत हाल ना हो। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हैं, हॉटलाइंस हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रेपुटेशनल कॉस्ट। इंडिया तो डजंट केयर एट ऑल ना रेपुटेशन का, कुछ भी उसको अभी फिक्र नहीं है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी इतनी हमारी नहीं है, कन्वेंशनल डेटरेंस भी इधर काम नहीं कर रही। जैसे अगर हमारे पावर ग्रिड्स को अटैक करें, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, बैंकिंग को, ये सारे बाय द वे सिनारियोज वो अपने मीडिया पे चला रहे हैं और इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, मगर रिटेलिएशन भी शायद उस तरह नहीं प्रोवोक करते। बट अगेन मोदी को ये सूट नहीं करता ना, ही नीड समथिंग बिग। वो चाहता है कुछ विजिबल दिखाई दे। कोवर्ट ऑपरेशन से भी अभी उसका काम नहीं होना। उसने तो अपीज करना है अपनी कौम को, उसने तो स्ट्राइक करनी है। तो पाकिस्तान भी ये मान रहा है कि मोदी को छोटे में तो नहीं होने वाला है, कुछ बड़ा ही करेंगे। अब देखिए जरा जापान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जापान में भारतीय जो रहते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पूरी दुनिया में ये आवाज गूंज रही है, आवाज पहुंच रही है। जो ये हमला हुआ पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान सुनना बेटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान सुनना बेटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान सुनना बेटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान सुनना बेटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान। दूसरी तस्वीर देखिए, नीदरलैंड्स की तस्वीर दिखा रहा हूं। नीदरलैंड्स में भी प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि ये बर्बर हमला पाकिस्तान ने किया था। और यही वजह है कि शाहबाज शरीफ अब अमेरिका से कह रहे हैं बचा लो, कह रहे हैं मोदी को रोक लो, भारत को रोक लो, भारत कोई हमला ना करने पाए हमारे ऊपर। ये क्या हुआ आपको बताऊं। भारत के संभावित हमले को लेकर शाहबाज डरे घबराए। शाहबाज शरीफ ने अमेरिका से गुहार लगाई। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने शाहबाज को फोन किया। शाहबाज ने उनसे भारत के गुस्से को कम करने का निवेदन किया। शाहबाज ने रूबियो से भारत को समझाने को कहा है, भारत पर जिम्मेदारी से काम करने का दबाव बनाने का आग्रह किया है। शाहबाज ने भारत के आक्रोश पर चिंता जताई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने को खारिज कर दिया। शाहबाज ने सिंधु जल समझौता तोड़ने का मुद्दा उठाया। कहा भारत ने पानी को हथियार बनाने का विकल्प चुना है, यह पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। शाहबाज ने हमले को लेकर पारदर्शी जांच की मांग की। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। शाहबाज ने हमले को लेकर पारदर्शी जांच की मांग की तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की। रूबियो ने एस जयशंकर से कहा अमेरिका इस हमले की निंदा करता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूबियो ने कहा भारत जवाबी कार्रवाई की मांग करने में सावधानी बरते। दोनों देश मिलकर तनाव कम करने की दोनों देशों को जरूरत है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं मंत्री मरियम नवाज। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है।
डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आओ आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जमा हुए वे 16,000 बच्चे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। अब सोचिए जरा कि मरियम नवाज को आपने सुन लिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरी दुनिया में यह बात हो रही है कि हमला कब होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। क्या भारत पाक के बीच युद्ध शुरू हो गया है? पाकिस्तान के लोग गूगल पर क्या क्या सर्च कर रहे हैं, भारत से जुड़ी हुई चीजें, ये मैं आपको बताऊं। उन्हें डर इस कदर है, उन्हें लग रहा है इसका जवाब गूगल पर मिलेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक में तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी नेता और मंत्री कह रहे हैं भारत हमला करने वाला है। सोशल मीडिया पर भारत और युद्ध से जुड़ी खबरें ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त। पाकिस्तान के लोग युद्ध को लेकर गूगल सर्चिंग कर रहे हैं, भारत की सैन्य तैयारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या सर्च कर रहे हैं? लिख रहे हैं क्या भारत पाक के बीच युद्ध शुरू हो गया है? युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, ये सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं भारत के पास कितने रफाल फाइटर हैं। गूगल से पूछ रहे हैं रफाल फाइटर में लगी मिसाइल की ताकत क्या है। गूगल पर देख रहे हैं रफाल फाइटर की खासियत क्या है। भारत के पास कितनी मिसाइलें हैं, भारत की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, यह भी गूगल से पूछ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या फैसले लिए, सिंधु समझौता रद्द होने से पाक पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय शेयर बाजार में क्या असर हुआ है, भारत पाकिस्तान सीमा पर क्या स्थिति है, और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या हुआ था। फिर से पुराना दौर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तान में क्या बात हो रही है जो उन्होंने इख्तियार की है, और उस जज्बाती रवश में वो कदम कदम पर गलती करते चले जा रहे हैं। सारे फैसले उसके बिल्कुल जज्बाती और गैर संजीदा, और किसी तरह भी हिंदुस्तान के जो हुजम है या उसकी जो खित्ते में जो उसकी हैसियत है उसको जेब नहीं देता। अभी हमला हुआ ही था कि चंद मिनटों के अंदर अंदर उन्होंने उसको पाकिस्तान के दरवाजे पर लाकर डालने की कोशिश की, और वो बात लोगों को जरा सी मशकूक लग रही है कि आप कम से कम तकल्लुफ तो करते तहकीक करने की या कुछ सबूत जमा करने की। गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जारी बात है जो इजराइलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। एक पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। बहुत अच्छी फौज है, आलमी सतह पर ऐसी फौजें बहुत कम है। हमारी फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बहुत कारगर है, बहुत एक्सपीरियंस फौज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो जंग वाला मसला है उससे बचने के लिए हमें अंदरूनी तौर पर अपनी अफवाज को मजबूत और करना है। चारों तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग क्या गूगल कर रहे हैं, क्या परमाणु जंग होने जा रही है। दोनों तरफ के नेताओं के अगर बयान सुनेंगे, खासतौर से अगर पाकिस्तानियों के बयान सुनेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने रेड बटन दबा दिया है। अब देखिए मरियम ने क्या कहा पिछले दिनों। उन्होंने कहा आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, और इसकी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। तो वैसी ने कहा पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अगर मासूम लोगों को मारोगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे बजट, देश के बजट से कहीं ज्यादा है। अब देखिए ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है, वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। इशाक डार ने कहा भारत ये ना भूले कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो हमारा जवाब कड़ा होगा। हनीफ अब्बासी कह रहे हैं पाकिस्तानी रेल मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी, पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं। शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा पाक की परमाणु धमकी के बीच
आपको बताऊं, मोदी का पुराना वीडियो वायरल है। पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो क्या हमने अपने परमाणु बम दिवाली के लिए रखे हैं? यह पीएम मोदी का पुराना बयान जो वायरल हो रहा है। सुनिए जरा नेताओं को परमाणु धमकी वाले बयान। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। और पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम हमारे पास है, एटमी बम है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। ये जो गोरी शहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। There is only one war, nuclear war. कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। हमारे पास है और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पुराना बयान जो इस वक्त वायरल हो रहा है और सही और सटीक समय पर। अब सवाल यह, क्या धमकी बेशक पाकिस्तान दे रहा हो तो क्या परमाणु युद्ध होगा? क्या ऐसे आसार लग रहे हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि परमाणु जंग हो जाए? आइए आपको बताता हूं इसकी संभावना कितनी है। पाकिस्तान भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। रक्षा मंत्री से लेकर सूचना मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि भारत पर परमाणु हमला क्या पाकिस्तान कर सकता है? भारत पाकिस्तान के बीच गैर परमाणु आक्रमण समझौता हुआ है। 1988 में बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान की संसद ने 1991 में समझौते को मंजूरी दी, जिसके तहत दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों देश हर साल 1 जनवरी को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को लेकर जानकारी देते हैं। समझौते का मकसद परमाणु हमले की आशंका को खत्म करना है। 1999 में परमाणु हथियारों को लेकर भारत ने बड़ी घोषणा की। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की, यानी भारत ने कहा वो किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। परमाणु हमला होने पर भारत परमाणु का इस्तेमाल करेगा। रूस यूक्रेन के बीच अगर देखिए 3 सालों से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। रूस के पास परमाणु हथियार हैं, यूक्रेन के पास नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, हमास के पास नहीं, लेकिन उन्होंने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अलग हैं। दोनों देश के पास परमाणु हथियार है। भारत के पास 180 तो पाकिस्तान के पास 170 हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भारत पाक युद्ध को लेकर स्टडी की। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध विनाशकारी हो सकता है। 10 करोड़ लोग तुरंत मारे जाएंगे। इसके बाद दुनिया भर में भुखमरी फैल सकती है, जिससे और अधिक मौतें हो सकती हैं। 16 से 36 मिलियन टन काला कार्बन निकल सकता है। यह धुआं पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को ढक लेगा। सूर्य का प्रकाश 35% तक कम हो जाएगा। पृथ्वी की सतह 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी। वर्षा में 30% तक की कमी आ जाएगी। इसके असर से उबरने में कम से कम 10 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। सुनिए आखिर इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को, इन लीडर्स को जो ऐसी धमकियां देते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज़ के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनको डिलीवर करने की सभी तरीके की क्षमता है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की भी क्षमता है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर चलेगा। लेकिन
यदि भारत के ऊपर किसी शत्रु के द्वारा कोई नापाकी हमला करने का दुस्साहस कर दिया जाता है तो ऐसे में भारत इस पूरे हमले को मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान के ऐसे लीडर्स को भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का ऐसा दुस्साहस किया, यहाँ तक कि यदि उसने किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी अगर इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में भारत के विरुद्ध किया तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जैसा कि उल्लिखित है। और फिर अगले दिन पाकिस्तान का जो अस्तित्व है आप वर्ल्ड मैप पे नहीं पाएंगे। तो एक चीज साफ है कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि परमाणु युद्ध की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान इस कदर नफरत में डूबा है कि पाकिस्तान अब अपने लोगों को भी पाकिस्तान में नहीं बुला रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान अपने नागरिकों को भी अपने देश में लेने को तैयार नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं अटारी बॉर्डर पर आज भी सैकड़ों लोग पहुंचे थे जिन्हें पाकिस्तान जाना था, डेट खत्म हो चुकी थी जाने की। पहुंचे लोग इंतजार करते रहे, घंटों इंतजार करते रहे। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं वहीं रोने लगे, महिलाएं रोने लगी, बिलखने लगी। पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया है, उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रहा है। मेरे बच्चों की मेरे बच्चे बीमार हैं। मैडम बच्चे डर रही है। अभी आपकी बहनें और आप लोगों ने बच्चा पैरालाइज है, इसको इतने बड़े बच्चे पैरालाइज है, पाकिस्तान दरवाजा नहीं खुलेगा, मुझे जाने मुझे मेरे बच्चों की पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ। तो पाकिस्तान में जो नारा लग रहा है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और उन्हीं वर्दीधारियों ने अटारी वाघा का गेट बंद कर दिया और पाकिस्तान नहीं जा पाए, भारत में ही उन्हें रुकना पड़ा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने एक्शन लिया। इन्हीं एक्शन में एक पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के 14 तरह के वीजे रद्द कर दिए। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क लौटने के लिए 30 अप्रैल का वक्त दिया गया और इस दौरान 7 दिनों में करीब 1000 पाकिस्तानी वापस लौटे। लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं और डेडलाइन खत्म होने के बाद इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी वजह से मानवीय आधार पर केंद्र ने पाकिस्तानियों को राहत दी और पाकिस्तानियों के भारत से लौटने की सीमा को बढ़ाया है। अब अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन यहीं रुक सकते हैं, वापस न लौटे तो चलेगा अगले आदेश तक। सरकार के नए आदेश के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर भीड़ लगने लगी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गेट नहीं खोला गया और इसी वजह से दिन भर पाकिस्तानी नागरिक बॉर्डर पर ही इंतजार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तान में भारतीय आदेश का रिव्यू हो रहा है और फिलहाल पाकिस्तानी अभी बॉर्डर पर गेट खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए उन लोगों को जो बॉर्डर पर इंतजार कर रहे थे, रो रहे थे, क्या कह रहे हैं। कब खुलेगा ये? खोलो, मुझे अभी जाना है, यहाँ पे खोलो उसको। मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, मुझे जाने की इजाजत दो, मैं अभी जाऊंगी यहाँ से। शान माँ है ना, वो बोल रही है किसी की आप बद्दुआ ना ले, माँ की बद्दुआ ना ले। तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहेंगे? फिर भी पाकिस्तान आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। हम अपील ही कर रहे हैं और क्या करें, अपील है पाकिस्तान से कि हमें ले लें और नहीं लेंगे तो क्या? अब तो टाइम हो गया, अब तो परेड का टाइम हो गया, टूरिस्ट वापस जा रहे हैं परेड देखने के लिए। अब वो परेड का टाइम हो गया है और गेट बंद हो गया है। यहाँ क्या करिएगा फिर? देखते हैं अभी तो इधर ही खड़े हैं।
कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं, सुबह 6 बजे से आए हैं, ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। सुबह 6 बजे से आए हैं सर, हम मासूम बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मेरा बच्चा है वहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का गेट नहीं खोला गया। पाकिस्तान वो ये कि ना पाकिस्तान गेट ने खोल लिया, तो पाकिस्तान ले नहीं दिया। तो पाकिस्तान का गेट नहीं खोला जा रहा, वहाँ काउंटर बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से अपील है, खोलो गेट और इनको जाने दो। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे सुबह से कैसे रो रहे हैं बच्चे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या उनमें रहम नहीं है, पाकिस्तानियों में रहम नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं कि अपने वतन के लोगों को हम वापस ले लें। उनमें रहम तो है, अब पता नहीं क्या मीटिंग रहेगी क्या नहीं रही। एम्बेसी कहती है क्या नाम वीज़ा दे देती है, जाओ। हिंदुस्तानी लोगों को कह देती है जाओ, पाकिस्तानी हाई कमीशन बोलता है जाओ, और अभी इसी वक्त जाओ, बॉर्डर खुला हुआ है। और अब सुबह से 6 बजे 10 बजे से ये लगा रखा है। कल तक तो ये गेट खुल रहा था, आज गेट नहीं खुल रहा है। क्या अपील कर रही है शहबाज शरीफ से? ये अपील करूंगी कि खोल दें, मेहरबानी आपकी, ताकि जो फंसे हुए हैं वो अपने घर जा सके अपने बच्चों में। कौन सी नीति है ना, गेट ही नहीं खोला। पिटिल जिस टाइम हम वेट करते हैं, इसको तकरीबन ये 4 बज गए हैं। ये देखो उन्होंने क्या 6 घंटे हो गए वेट करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, गेट बंद है तो फिर अब क्या करें आप। तो भारत ने कुछ और बड़े एक्शन लिए हैं। उन एक्शंस में ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, इनको भी भारत में बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। तस्वीर में अगली दिखाऊं आपको। ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन सब के अकाउंट्स भारत में बैन हो गए हैं। यानी अब ये जो चीजें लिख रहे थे वो भारत में नहीं देखी जा सकेंगी। कौन कौन से एक्टर्स हैं इसमें? पाक एक्टर्स के अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए सस्पेंड कर दिए गए। इनके अकाउंट में लिखा आ रहा है अकाउंट भारत में नहीं है। कंटेंट को लीगल रिक्वेस्ट के चलते इसे रिस्ट्रिक्ट करा गया, यानी बैन किया गया। बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं माहिरा खान और शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में भी काम कर चुकी हैं। एक और एक्टर है अली जफर। अली जफर बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, मेरे ब्रदर की दुल्हन, डियर जिंदगी में नजर आ चुके हैं, किल दिल और चश्मे बदूर जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है, ये भी बैन हो गए। सजल अली बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। सजल ने श्रीदेवी के साथ काम किया है, मॉम फिल्म में उनकी बेटी का रोल प्ले किया था, वो भी बैन हो गई। हानिया आमिर, हानिया के इंस्टाग्राम पर 1,30,00,000 फॉलोअर्स है। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म आने वाली थी। हानिया पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 से अपना डेब्यू करने वाली थी, उन्हें भी यहां बैन कर दिया गया। इमरान अब्बास बैन हो गए। बॉलीवुड में एक्टिंग की है इन्होंने, इमरान ने ए दिल है मुश्किल में अभिनय किया था। ये सारे एक्टर्स बैन कर दिए गए। सुनिए जरा भारतीय एक्टर क्या कह रहे हैं, भारतीय एक्टर और साथ ही साथ बॉलीवुड के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। अटैक जो था सिर्फ पहलगाम पर नहीं था, हर एक हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में था। चाहे लोग पहलगाम में नहीं थे, लेकिन हर एक बच्चा जिसके फादर को उसके सामने मारा गया, हर एक लेडी जिसके हस्बैंड को उसके सामने मारा गया, वो मुझे लगता है वो स्कार हर एक हिंदुस्तानी में पूरी ज़िंदगी रहेगा, वो कभी नहीं निकल सकता। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक ऐसा जवाब ज़रूर दें जिससे जो हमें लगता है कि बार बार जब ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती है, फिर से वापस कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमें याद दिलाता है कि कोई खुश नहीं है इस अमन और शांति की दुनिया को देखकर। सो आई थिंक एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा स्टेप ज़रूर होना चाहिए ताकि पता लगे कि जो हिंदुस्तान है उसे मुँह तोड़ जवाब जो है देना आता है। तो मुँह तोड़ जवाब पहले दिन से ही शुरू हो गया था। कुछ और बड़े कदम भारत ने उठाए, अब तक क्या क्या बंद कर दिया है। कल खबर आई बीती रात की पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए भारत ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है। जो एक्शन भारत ने 22 अप्रैल के बाद से लिए, सबसे पहले एयर स्पेस बंद। भारत ने पाकिस्तान के लिए बंद किया एयर स्पेस। भारत का एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद रहेगा। विमानों को लंबा सफर तय करना होगा, पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा इससे। वाटर स्ट्राइक, भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। 1965, 71, 99 की जंग के बाद भी यह संधि नहीं तोड़ी थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की जिंदगी है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी सिंधु पानी पर निर्भर है। डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन किए। शोएब अख्तर समेत कई पाक न्यूज चैनल पर बैन हुआ। भारत ने पाकिस्तान के कई एक्स हैंडल पर पाबंदी लगा दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अकाउंट भी बैन कर दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने पर यह कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ 23 अप्रैल को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि भारत में मौजूद सभी पाक नागरिकों को वापस जाना होगा। भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर तुरंत रोक लगा दी और वीजा
होने के बावजूद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो गई और पाक अधिकारियों पर एक्शन हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या कम करने का आदेश हुआ, 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया। 1 मई तक इन सबको भारत छोड़ने का आदेश जारी हुआ। सभी भारत छोड़ चुके हैं, आज आखिरी तारीख थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, भारत ने जो अब तक कदम उठाए। कहाँ अपना कितना फोर्स इस्तेमाल करना है ताकि हम एक, और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान का जो है खात्मा ही होगा। हिंदुस्तान ने जो कदम उठाना है वो उन्होंने अपने मर्जी से उठाना है, कब उठाना है, कहाँ उठाना है, कितने फोर्स के साथ उठाना है और उसके क्या क्या एसेट्स उसने पाकिस्तान के बर्बाद करने हैं वो उनको पता है और उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं लेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब जो है वो कहते हैं ना सीमा जो है, पानी जो है सिर के ऊपर से चला गया है। अब हिंदुस्तान इसको ये जो है निर्णायक ही करेगा। अब सवाल ये है कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी जांच कहां तक पहुंची है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, एनआईए के डीजी आज खुद पहलगाम पहुंचे थे। ये उनका काफिला है जिस वक्त पहलगाम पहुंचे उस जगह पर जहां हमला हुआ था। और उसके बाद वो जगह जहां पर हमला हुआ वहां फोर्स भी मौजूद थी और एनआईए की टीम भी पहुंची है। यहां एक बहुत खास चीज की गई जब एनआईए की टीम पहुंची, यहां 3D मैपिंग हुई है। आपको बताऊं 3D मैपिंग क्या होती है। 3D मैपिंग एक बहुत खास तरह की तकनीक है। उससे क्या पता चलेगा ये देखिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमले की जगह बैसरन घाटी की 3D मैपिंग हो रही है। इस तकनीक से आतंकियों के बारे में जानकारी मिलेगी, पता चलेगा कि कैसे आतंकी आए और फिर कहां फरार हो गए। 3D मैपिंग यूएवी या ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल है और ड्रोन के माध्यम से उपकरण भेजकर मैपिंग कराई जाती है। मैपिंग में एक्सपर्ट की टीम इस पर बारीक नजर रखती है। इसमें 3D लेजर मशीन से कोना कोना कैप्चर होता है और इसके साथ आसपास की 360 डिग्री तस्वीर ली जाती है। वारदात की जगह की छोटी से छोटी चीज शामिल होती है। इसमें कहां से किस चीज की कितनी दूरी है इसकी मैपिंग होती है। इसमें खून के धब्बे के पैटर्न, गोली के छेद की जानकारी मिलती है। औजार के निशान, जूतों के निशान भी इसमें कैद हो जाते हैं क्योंकि इस एरिया को उसके बाद सील कर दिया गया था। कुछ ही मिनट में वारदात की जगह के सबूत जुटाए जा सकते हैं। 3D मैपिंग में एक तस्वीर निकाली जाती है जो 360 डिग्री व्यू लेती है और इसमें एक से दूसरी कड़ी को जोड़ने में आसानी से मदद मिलती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसका खूब इस्तेमाल होता है और इससे पहले पुलवामा अटैक की जांच में यह तकनीक इस्तेमाल की गई थी। हमले की सटीक लोकेशन, आतंकियों का रूट भी इससे पता चलता है। आपको याद होगा कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में जो रेपकांड हुआ था वहां भी 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया गया था। हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद थे जहां एनआईए की टीम पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए। जो ऑफिसर्स हैं वो एनआईए डीजी के साथ इस समय ऊपर मौजूद है। इस घाटी की कल जो 3D लेजर मैपिंग की गई है उसका एनआईए डीजी खुद से मुआयना कर रहे हैं, खुद से जज कर रहे हैं और किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है, क्योंकि कल 3D लेजर मैपिंग से ये एनआईए असेसमेंट करना चाह रही थी कि किस तरीके से एंट्री हुई टेररिस्ट की और क्या कहां से उन्होंने एग्जिट पॉइंट लिया। काफी चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को फॉलो कर रहे हैं। भी देखिए, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो बीच में काफी ऐसे स्पॉट आपको नजर आएंगे जो बेहद डार्क है और इसी को डार्क स्पॉट बोला जाता है। एनआईए 3D लेजर मैपिंग के जरिए इन्हीं डार्क स्पॉट्स को चेक कर रही। तो आप जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच एक मांग और हो रही है। मांग ये हो रही है कि जो लोग की मौत हुई है, लगभग 27 से 28 लोगों की मौत हुई है, ये सब उनकी तस्वीरें। बहुतों के परिवारों का यह कहना है कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। खुद कुछ सियासतदानों का भी कहना है, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर। सेना के जवानों पर अटैक करने के बाद तुरंत मोदी जी ने फैसला करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभी भी पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब मिलेगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। ऐसी शुरुआत हुई है। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म।
तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डायरेक्ट बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता है। क्या आपको अपने देश की सेना पर, अपने देश की सरकार पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो इंतजार कीजिए। और ये बारी आज के सूत्र की है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। जिंदगी का यह सूत्र दिया था मशहूर अभिनेता इरफान खान ने। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ। इरफान को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, आगे चलकर वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। इरफान का सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन भी हुआ। पैसों की कमी के चलते इरफान टूर्नामेंट में नहीं जा सके। इसके बाद इरफान ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। इरफान ने एक्टर बनने के लिए एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। एनएसडी से निकलने के बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई में संघर्ष के दौरान इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया। एक बार अभिनेता राजेश खन्ना के घर भी एसी ठीक करने गए थे। इरफान ने अभिनय की शुरुआत टीवी सीरियल से की। फिल्मों में भी इरफान के काम की तारीफ होने लगी। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अभिनय का लोहा मनवाया। 2018 में उन्हें कैंसर हो गया। 29 अप्रैल 2020 को इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिंदगी को लेकर इरफान खान ने सूत्र दिया, शायद प्रसिद्ध होने का मतलब है अपने आप को आश्वस्त करना। आपके अंदर जो भी कमी है आपने उसे पूरा कर लिया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।